वेलकम टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों, एक पेपर का सल्यूशन लेके। जी हाँ, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे वो पेपर कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वो पेपर है यूपी बोर्ड हाई स्कूल का फिजिक्स यानी जनरल साइंस का, और जिसका पेपर कोड है 824 एनपी। जी हाँ, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर एनपी का पेपर दीजिए, सोल्यूशन दीजिए। तो देखिए फाइनली हमें एनपी का पेपर मिल गया है और इसका सोल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने एनएन, एनके और एनएल इन सारे पेपर्स का सोल्यूशन पूर्ण रूप से सोल्यूशन हमने वीडियो बना करके दे रखा है। तो यदि आप इनसे रिलेटेड है तो आप जा कर के वीडियो देख ले और अपने क्वेश्चन को जांच कर ले कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे दोस्तों। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है दोस्त, कह रहा है कि एक लेंस 0.2 मीटर की दूरी पर रखी गई है। कहाँ रखी गई? 0.2 मीटर की दूरी पर, और उसका आवर्धन दे रखा है 0.5। ठीक है दोस्तों, तो इतना मीटर की दूरी दे रखा है और इसका आवर्धन दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि यह लेंस कौन सा होगा दोस्तों? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 लगा रखा है उसका क्या है, करेक्ट है, तो वो निश्चिंत हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जी हाँ, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? वो होता है बैगनी रंग के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बोल रहा है तो किलो को हम 1000 लिख लेंगे। जी हाँ, 1000 लिखने के बाद घंटा को हम 60 × 60 कर लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यह आ जाता है 36 × 10⁵ और 6 जब इसको इसमें पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ 6 हो जाता है, यानी 3.6 × 10⁻6। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। जी हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो वो वैद्युत भी उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? जी हाँ, पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है, पहली बात। उसके बाद सीधा बनता है, फिर आभासी बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दर्पण के दूसरी ओर, यानी दर्पण यदि ऐसे है तो इसके इस साइड बनेगा, और कहाँ कहाँ दर्पण से दूसरी ओर ध्रुव और व फोकस दूरी के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्रुव व फोकस दूरी के बीच बनता है। क्लियर दोस्तों। और इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग, उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? पहले तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए। जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उसके बाद उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जो देखो आप लोग देखे होंगे सड़कें में, जो ये इस तरह से खंभा लगा होता है और यहाँ पे एक इस तरह से बल्ब लगा होता है जिसकी रोशनी काफ़ी ऐसे फैलती है ना रोड पे। तो ये इस बल्ब में जो लगा रहता है यहाँ पे, इस बल्ब के जो जैसे बल्ब तो अंदर रहता है, ये अंदर के ऊपर एक शीशा इस तरह से लगा होता है ना, तो वो जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका उपयोग। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। तो कह रहा है दूर दृष्टि दोष क्या है? जी हाँ, देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है तो सबको पता है कि जो दोष होता है उसमें वस्तु दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी और पास की नहीं दिखाई देगी। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? पास की नहीं दिखाई देगी कहने का मतलब है कि उसको वस्तु को देखने के लिए 25 सेमी से हमेशा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका निवारण कैसे किया तो मैंने बता रखा है कि दू है, दू के बाद ऊ आता है, इसका मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको डायोप्टर का मतलब है कि आपको पी दे रखा है, तो आप यहाँ से पहले एफ निकाल लीजिए। तो एफ बराबर आपका 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/20। ये मीटर में है तो 100 ऊपर हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 2×5 क्या आ जाएगा, 10, यानी 5 सेमी आपका क्या आ गया, फोकस दूरी आ गया। अब देखिए आपको फोकस दूरी पता है तो आपसे क्षमता पूछ रहा है ना, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दे रखा है तो क्षमता पूछ रहा है। तो एम बराबर क्षमता जो होता है वो आपका ये हो जाता है फार्मूला कि एफ बटा में एफ माइनस भी। ये कितना होता है, एफ बटा में एफ माइनस भी। तो हम इसको हल करेंगे दोस्तों। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि f का मान आपका कितना आ गया, 5। ठीक है दोस्तों, 5 अब बटे में उसके बाद फिर v का मान आप स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका क्या प्रतिबिंब की यानी 25 दे रखा है, समझ रहे ना। और उसके बाद फिर आपका क्या दे रखा है, 5 क्या दे रखा है, 5। तो जब हम सॉरी फार्मूला मिस्टेक है, m बराबर होता है f माइनस भी बटे में f। तो ऐसे फार्मूला होता है। तो m यानी कि 25 -5 अब बटे में 5, तो जब काटेंगे तो इसको 20 बटे में 5 और काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब है कि जिसने भी दूरी निकाला है, जिसने भी आवर्धन निकाला, यदि m का मान उसका 4 आया है तो उसका आंसर क्या है,
करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखिए 90 सेंटीमीटर की दूरी है तो मोमबत्ती रखी हुई, इसका मतलब आपको यू दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 90 सेंटीमीटर, फिर फोकस दूरी आपको ऐप दे रखा है 20। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है लेंस और मोमबत्ती को पर्दे के बीच कहाँ रखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आपका होता है भी वो क्या होता है प्लस होता है, यू जो होता है आपका माइनस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपका फार्मूला वही है 1/f बराबर 1/v, उसके बाद प्लस माइनस 1/u। तो u आप माइनस में रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो 1/f का मान आपको क्या हो जाएगा 1/20, और फिर 1/v का मान आपको क्या दे रखा है v हो गया, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1/90। अब यहाँ से आप इसको हल कर लीजिएगा तो v की जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण, देखिए निकट दृष्टि दोष वही है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देगी पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, और इसके दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते दोस्तों। तो इसमें कह रहा है एक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना दे रखा है आपको, तार के सिरों के बीच का विभवांतर आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। जी हाँ, विभवांतर यानी भी आपको दे रखा है कितना 1.5 वोल्ट। क्लियर है। फिर कह रहा है टी बराबर दे रखा है 20 सेकेंड, जूल यानी एच बराबर आपको दे रखा है 20 जूल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तार में प्रवाहित धारा आई पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि एच बराबर क्या होता है दोस्तों, भी आई टी होता है, आराम से निकल जाएगा यहाँ से। तो एच का मान 15, भी का मान 1.5, आई आपको निकालना है, टी का मान क्या दे रखा है 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 30। फिर जब आप इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर की धारा आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो जिसका 0.5 आया है उसका आंसर क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे चलते दोस्तों। तो आगे भी देखिए आपको दे रहा है, यहाँ पे भी एक सवाल है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज। तो ये बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं आप लोग लगा रखे होंगे। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके आप बताएंगे, क्या करके बताएंगे, कमेंट। क्यों कमेंट करेंगे सर, आप क्यों नहीं बता रहे, तो हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमसे कितने बच्चे सपोर्ट में जुड़े हैं, और हमें कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, और हमारे सोल्यूशन को कितने बच्चे देख रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कैसे आएगा। यदि आप नहीं लगा पा रहे तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको सोल्यूशन दे सके। ठीक है, हमें बस ये पता चले कि हाँ हमसे बच्चे जुड़े हैं और हमारे सोल्यूशन को पसंद करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आते हैं सीधा एक एक नंबर वाले जो होते हैं उसे फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट है, क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा प्रबल विद्युत अपघट नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछ रहा नहीं है, तो जो इसमें प्रबल विद्युत अपघट नहीं है वह है आपका सोडियम एसीटेट। जी हाँ, क्या है दोस्तों, सोडियम एसीटेट। तो इसमें सोडियम एसीटेट ऐसा है जो आपका प्रबल विद्युत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। अब देखिए उदासीन घोल क्या होता है कि पीएच मान यदि क्या हो 7 हो तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन घोल हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब है कि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि पीएच मान 0, इसका मतलब ये क्या है, उदासीन कथन के लिए सत्य नहीं है, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक यानी कि ये C+O का समूह उपस्थित है, क्या कह रहा है, उपस्थित है। तो देखिए इसमें HC+OH इसमें उपस्थित है, जी नहीं इसमें नहीं है। इसको देखिए इसमें भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी आपका नहीं है, लेकिन इसमें आपका है क्योंकि CH3 CO और फिर CH3। ठीक है, तो इसमें आपका है। तो ये जो चौथा आंसर जिसने लगा रखा उसका करेक्ट है। अब देखिए बात कर रहा है IUPAC नाम लिखने की। जी हाँ, क्या बात कर रहा है दोस्तों, IUPAC नाम लिखने की। तो देखिए इसमें क्या लगा रहा है कि CH3CH2, ये देखिए CH3CH2, फिर उसके बाद करा COOH। तो ये देखिए आपका COOH है, ओइक वाला है ना, ओइक वाला फॉर्म है। इसका मतलब इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा प्रोपनोइक। क्या होगा, प्रोपेनोइक। क्या होगा दोस्तों, प्रोपेनोइक, यानी इसका जिसने प्रोपेनोइक लिख के आया है उसका क्या है, करेक्ट है। अब इसकी बात करते दूसरे वाले की, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन। क्यों प्रोपाइन होगा, क्योंकि ये आयन समूह से रिलेटेड करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब देखिए कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की चर्चा यहाँ पे कट गया पेपर में कि उपयोगिता का विवरण दीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी सिर्फ इसी पेपर में नहीं, इससे पहले मैंने 3 पेपर बताए हैं जो सोल्यूशन देके उन सब में रिलेटेड, मतलब सब में लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। पेपर बहुत आसान बना दोस्तों। हाँ, बस ये जो इलेक्ट्रिक का जो चैप्टर का जो सवाल दे रखा है वही थोड़ा सा टफ है, प्रकाश का जो सवाल है वही थोड़ा सा टफ है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे कम से कम
80 के आसपास लाएंगे, नियर अबाउट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। जी हाँ, आपसे क्या कह रहा है कि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। तो आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ZnS होता है। ठीक है, यदि आप इसको किसी भी चीज़ की उपस्थिति में क्रिया करा दो, या फिर आप किसी अम्ल से क्रिया करा दो, या H2SO4 से क्रिया करा दो, तो ये बन जाएगा आपका ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये बन जाएगा आपका ZnSO4, तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि जिंक धातु प्राप्त करने की क्रिया। तो देखिए ZnS होता है। ठीक है, आप इसमें किसी ऐसे तत्व से क्रिया करा दो कि जो ये जो सल्फर है इससे क्रिया कर ले, अब प्लस Zn आपका क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको कोई इसमें ऐसी लिख देनी है। तो अब जो मैं अभिक्रिया बताऊंगा जरूरी नहीं है कि वही अभिक्रिया कंफर्म हो, आप जो लिखे होंगे आपकी भी सही होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जिंक सल्फाइड की करानी है, मतलब Zn2S या ZnS का कराना है आपको। ऐसी किसी चीज़ से अभिक्रिया करानी है कि S आपका उससे रिलेट होकर कुछ बना ले और Zn क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया देखिए वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हो। जैसे एक एग्जाम्पल के मैं बोल दूँ, मेथेन है। ठीक है, यदि मैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस कुछ जल बनाता है 2H2O। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दहन अभिक्रिया हो गया, जिसको मैंने क्या करा दिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वही अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि हाइड्रोजन के कुछ अणु जुड़ जाते हैं और बाकी जो अम्ल होता है, जैसे देखिए CH4 की मैं बात करूँ, यदि मैं इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करा देता हूँ तो CH3Cl यानी मोनोक्लोरोमेथेन हमें प्राप्त हो जाता है, प्लस HCl अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह देखिए H का क्या कर दिया इसने, प्रतिस्थापन कर दिया। यानी H का जब प्रतिस्थापन हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। आगे बात करते हैं धातु अधातु। बच्चा बच्चा जानता है धातु किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। धातु पर मोर्चा लगना यानी जंग लगना, क्यों जंग लगता है ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ये भी आप लोग लिख ही लेंगे। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कार्बन चतुष्फली प्रकृति को संस्कृत और असंतुलित हाइड्रोकार्बन को उदाहरण। ये बुक में आप देख लीजिए, ये सब लिखने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे पूरा बता नहीं सकता। टिप्पणी लिखना है सजातीय श्रेणी पर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर, योगात्मक और उदासीन अभिक्रिया पर। तो उम्मीद है कि आप लोग लिखे होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेंडल ने के अनुसार मटर के पौधे बौने तथा जीन्स का प्रारूप, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो वो होता है मटर का पौधा लंबा के लिए उन्होंने दिया था। तो लंबा के लिए जब हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं TT। क्या लिखते हैं दोस्तों, TT, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन होता है, तो वो होता है पैलियोंटोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है घेंगा रोग का नियमन कौन करता है, तो वो करता है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्साइन होता है T4। ठीक है, यही आपका घेंगा रोग जिसके कारण आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायरॉक्सिन की वजह से क्या हो जाता है कि घेंगा रोग पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है, तो जंतुओं में देखिए रासायनिक और तांत्रिकीय दोनों पाया जाता है, लेकिन पौधों में यानी कोशिकाओं में बात करें दोस्तों तो उसमें सिर्फ रासायनिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिर्फ रासायनिक, तांत्रिकी नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये तांत्रिकी नियंत्रण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जंतुओं में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट का से उत्पाद क्या बनते हैं। ये देखिए आप लिख लेंगे हमारे पाचन अम्ल की भूमिका क्या है, ये भी आपको लिखना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इधर भी कह रहा है, इसमें भी लिखना ही है, इसमें भी लिखना है आपको। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये कह रहा है निम्नलिखित, ये भी टिप्पणी यानी लिखना है। एक लंगी उभयलिंगी पुरुष में अंतर बताना है आपको, दोनों का एक एक उदाहरण भी दे देना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहा है परागण की परिभाषा, विभिन्न प्रकार के परागण के नाम, यानी ये सब आपको लिखने। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन ऑप्शनल थे मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन ये सब देखिए, ये सारे के सारे नीचे आपके परिवार नियोजन लिखना है ये सब। तो जो लिखने वाला है दोस्त वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका थ्योरी पोर्शन तो अच्छा से क्लियर ही होगा। किसी भी बच्चे का थ्योरी पोर्शन तो क्लियर होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको, जो समीकरण थे, जो रासायनिक समीकरण थे, जो सवाल थे और जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, वो सब मैंने आपको करा दिया। इससे कम से कम यानी ये ठोस नंबर है ना, कि ये सब आप बिल्कुल यदि सही करोगे, सवाल सही लगाओगे पूरा नंबर, ऑप्शन वाला सही करोगे पूरा नंबर। तो इससे आप देख लीजिए आपका जितने क्वेश्चन सही है समझ लीजिए आपका उतना पूरा ठोस नंबर क्या है, 100% कन्फर्म है। उसके बाद थ्योरी पर आपको 3 नंबर का थ्योरी रहेगा तो 2 या 2.5 नंबर दे देते हैं लोग सही सी मैक्सिमम लिखने पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए और जोड़ करके बताइएगा कि आपका नियर अबाउट आपका कितना बन रहा है। 70 प्लस 70 से 80 के बीच बनेगा, या 80 के 90 के बीच बनेगा, या 60 से 70 के बीच बनेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइए। यदि आप इस वीडियो में और कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो से पसंद हो रहे हैं तो लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे। ये सब आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए किया जाता है। आप जुड़ेंगे हमसे, हम आपको बहुत कुछ देंगे दोस्त, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।